हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीट पीरियोडिक टेबल टॉपिक। देखो, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल टॉपिक को हम एक ही वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसके ओरिएंटेड सेशन है। तो इसमें बिल्कुल आपका प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। अगर आप ये वाला वीडियो देखते हो, देखो आपका जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है एचटेट के अंदर वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, उसमें मेजर जो टॉपिक्स हैं अभी वो पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो हम पीरियोडिक टेबल को आज कंप्लीट कर देंगे, मतलब 1/3 पोर्शन इनऑर्गेनिक का हमारा आज क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मास्टर कैडर के लिए कर रहे हो, किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए कर रहे हो, एचटेट पीजीटी के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम के अंदर करेक्टली सॉल्व करने हैं तो ये वाला सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही हम नई वीडियो डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में पहले हमने पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही देखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिर कुछ हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में कौन सी डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि रेडियस हो गया, रेडियस को पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शनल केस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये थर्ड नंबर पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, या इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल देते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे। और लास्ट जो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन होती है वो हम नेचर को देखेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये भी मैं आपको ब्रीफली टॉपिक्स बता रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हमारा एक टॉपिक होगा, हम एटॉमिक नंबर जो 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ये नॉमेनक्लेचर उनका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक हम देखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, कैसे हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो आपके एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हम टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम इसी सेशन के अंदर कवर कर लेंगे। तो आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे साथ ही साथ नोट करते रहिए। बिकॉज एंड टाइम पे आपने क्या करना है, इस सेशन को रिवाइज करके चले जाना है, और आपके जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो डेफिनेटली करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 से ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, एचटेट के अंदर, एचटेट पीजीटी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल का जो वेटेज है वो रिलेटिवली ज़्यादा रहने वाला है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक। देखो, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ना होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, इसको स्टडी करना होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका बनाया हुआ है, ठीक है, बेसिकली इसमें काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट था उनका रोल है, बट इसमें हम मानते हैं इसको कि ये मॉसले द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, मॉसलेज पीरियोडिक टेबल है। देखो, मॉसले ने क्या किया था, एक अपना एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट क्या है वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉसले ने अपना एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने किसके ऑर्डर में अरेंज करना है, एटॉमिक नंबर में।
ये एटॉमिक नंबर में अरेंज करने से क्या होगा, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट आपसे जो पूछा जा सकता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोस्टली के एक्सरे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और इसमें हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाया है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, हमारे पास जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, और कुछ हमारे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरह की, ये वर्टिकल कॉलम है इस तरह की। तो हमारे पास क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, कितनी रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 तो पीरियड होते हैं, और वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं, 18, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड है और 18 क्या है, ग्रुप है। उसके बाद जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी तक ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्कवर्ड है। तो 118 एलिमेंट्स को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। तो जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, मतलब 4 ब्लॉक्स के अंदर बांट दिया। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं वो, ये एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है हमारे पास, एक होता है डी ब्लॉक, और एक होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब ये दिखते कैसे हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली सबको याद होंगी, बट एक बार जस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल ले ही लेता हूँ, उससे समझाना ईजी होगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को जो पीरियोडिक टेबल है वो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे पास लेफ्ट पे 2 एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले 2, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट पे 2 ग्रुप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये फिर जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक को, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 है, ये होता है हमारे पास पी ब्लॉक। ये बेसिक आउटलाइन होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल की, ये सभी को पता होगी। उसके बाद जो इसके नीचे होते हैं ये वाले 2, इनको हम बोलते हैं क्या, एफ ब्लॉक। तो नीचे हमारे पास 2 अलग से हैं, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये सबको पता था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो एस ब्लॉक को देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एस ब्लॉक को देखेंगे। तो एस ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो इसको याद करने की ट्रिक होती है। बेसिकली हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रख देते हैं, बट हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता। हाइड्रोजन को हम एस ब्लॉक में नहीं मानते, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, एक जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 के साथ मैच करती है, इसलिए हाइड्रोजन को हम एज इट इज़ ग्रुप 1 में नहीं मानते। तो देखो, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी क्वांटम नंबर्स के अंदर, जैसे हम एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं तो एस के अंदर हम हमेशा एक ऑर्बिटल दिखाते हैं। ठीक है, एस के अंदर हमेशा हम एक ऑर्बिटल दिखाते हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। सिमिलरली पी को हम ऐसे 3 डब्बों से शो करते हैं, मतलब पी एक सबशेल होती है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, ठीक है, डी ब्लॉक में हमारे पास
टोटल हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो इसलिए डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो एस ब्लॉक में ग्रुप कहाँ से होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये हमारे पास किस में आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ठीक है, ये कौन से होते हैं हमारे पास बच्चों? ये होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो तभी देखो 13 से लेके 18 तक 6 ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं इसका भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। सिमिलरली डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। चलो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। बट आप सोचोगे सर एफ ब्लॉक कहाँ पे है? एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में? देखो बच्चों एफ ब्लॉक को हमने डी ब्लॉक से ही अलग किया है। जो एफ ब्लॉक होता है हमारे पास उसको हमने डी ब्लॉक से ही अलग किया है। तो एफ ब्लॉक जो होता है हम उसको ग्रुप नंबर 3 में मानते हैं। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ग्रुप नंबर 3 में मानते हैं, बिकॉज ये कहाँ से बाहर निकले हैं? डी ब्लॉक से ही बाहर निकले हैं, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिकॉज एफ ब्लॉक को हमने डी ब्लॉक के अंदर से निकाला है, मतलब ट्रांजिशन मेटल से अंदर से ही निकाला है, इसलिए एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बेसिक सी क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को एस पी डी एफ ब्लॉक में क्या कर लिया है? डिवाइड कर लिया है। अब हम एस ब्लॉक को स्टडी करेंगे, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को एंड एफ ब्लॉक को। नेक्स्ट देखो हम जो डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ग्रुप नंबर 1 और एक होता है ग्रुप नंबर 2। अब देखो ग्रुप 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन को हम रख देते हैं, बट हाइड्रोजन एग्जैक्टली ग्रुप 1 का नहीं होता। तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है नीचे? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंशियम। और जो फ्रेंशियम होता है हमारे पास ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो इसकी याद करने की ट्रिक आपको आती होगी, हे ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, ऐसे याद करते थे हम, तो आप भी कर सकते हो। उसका ग्रुप नंबर 2 होता है। ये ग्रुप नंबर 2 हमारे पास लिथियम, लिथियम क्या आता है? बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम से स्टार्ट होता है बेरिलियम। इसको हम याद करेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ये इस तरह से हम याद कर सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब देखो ये हमारे पास ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ये ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये एल्कली मेटल्स क्या क्यों बोलते हैं? बिकॉज एल्कली का मतलब होता है बेस, और जो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड हो गए, ऑक्साइड हो गए, इनके बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए ग्रुप 1 को हम बोलते हैं क्या? एल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो ये भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये अर्थ में से मिलते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एल्कली मेटल्स, इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और क्या क्या पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इनका? एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, 19। इसके बाद रुबीडियम का आता है हमारे पास, इसके अंदर हम 18 ऐड करेंगे, ठीक है, 18 ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 37। फिर से मैंने 18 ऐड किया तो 55, 55 और फ्रेंशियम में मैंने 32 ऐड किया। ये क्या होते हैं अभी सीखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 87। तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है जिनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। तो ग्रुप 1 के लिए मैजिक नंबर्स क्या हो गए? पहले हमने 2 ऐड किया, फिर हमने 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर हमने 18 ऐड किया, क्लियर है, फिर 18 ऐड किया, फिर हमने 32 ऐड किया। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? मैजिक नंबर्स होते हैं। तो मैजिक नंबर्स का क्या यूज़ होता है? मैजिक नंबर हमें हेल्प करते हैं
एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए। मैजिक नंबर किस में हेल्प करते हैं? एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने में। अब उसके बाद देखो, जैसे लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। अब 4 के बाद अब ये 2 वाला नहीं हम ऐड करेंगे, जो हमारे पास एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है उसमें 2 नहीं यूज होता, बिकॉज 2 तो ऊपर है गया, तो इसीलिए हम इसके आगे 8 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 8 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 56, फिर 32 ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 88। उसके बाद वाले जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? फिर से हम 32 ऐड कर देंगे। तो मतलब जो ग्रुप 1 में नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होगा उसमें 32 ऐड कर देंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 87 + 32 दैट इज 119, और यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर? 120। क्लियर है? तो इट मीन्स जो 119 नंबर वाला एलिमेंट जो डिस्कवर होगा वो कहाँ पे आएगा? वो हमारे पास आएगा ग्रुप नंबर 1 के अंदर, है ना। तो आपसे पूछ चुका है पहले कि जो हमारे पास 119 एटॉमिक नंबर है वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा एल्कली मेटल्स को। अगर हम बात करें जो एटॉमिक नंबर 120 वाला है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? एल्कालाइन अर्थ मेटल्स में। तो ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन क्या आ चुके हैं? एग्जाम में आ चुके हैं। तो जस्ट हम मैजिक नंबर से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? इनकी हमें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं आज मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं लिथियम ले लेता हूँ, तो लिथियम की क्या आएगी हमारे पास? लिथियम की आएगी 1s2 2s1, बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम सोडियम की लिख के देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो हमें यहाँ से जर्नल पैटर्न मिल रहा है कि इसके आगे तो क्या आ रही है? इनर्ट गैस आ रही है, ये इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, और उसके आगे ठीक है एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो ग्रुप 1 होता है इनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है इनर्ट गैस, फिर आगे आ जाता है हमारा NS1। तो सिंपल सा हमारे पास क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 में जैसे मैं बेरिलियम की लिखूँ तो बेरिलियम की क्या आ जाएगी? 1s2 2s2। सिमिलरली मैं मैग्नीशियम की लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ से मैं पता चल रहा है इनर्ट गैस के बाद NS2 क्या आ जाएगी? इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। देखो यहाँ तक हमारे पास आर्गन इनर्ट गैस की हो जाएगी, सॉरी नियोन आर्गन नियोन की हो जाएगी, ठीक है ना, इनर्ट गैस है जो कि आगे क्या है? NS2, मतलब 3s2 2s2 4s2, इस तरह से हमारे पास क्या बनता है? जर्नल पैटर्न बनता है। तो अगर हम देखें जो हमारे पास लिथियम है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? उसके एंड पे आ रहा है 2s1, तो नेक्स्ट वाले के एंड पे क्या आएगा? 3s1, फिर क्या आएगा? 4s1, फिर क्या आएगा? 5s1, फिर क्या आएगा? 6s1। इनके आगे क्या होंगी? जो इनके पास वाली इनर्ट गैसेज है। सिमिलरली इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2s2 3s2 4s2 5s2 एंड सो। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा फंडा होता है, और हमें यहाँ से बस जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है कि NS1 NS2 होती है। ये NS1 किसके लिए होती है? ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के लिए, और NS2 किसके लिए होती है? ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, जो हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं इनके एटॉमिक नंबर आपने एज इट इज़ याद करने हैं। जो हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोल देते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोल देते हैं। अब ये हमारे पास कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 18। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपने याद करने हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ये सभी को आते होंगे, बट जिनको नहीं आते थे उनको डेफिनेटली याद कर लेने हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर्स भी हमें
टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर भी टिप्स पे होना चाहिए। तो इसका होता है 2, इसका होता है 10, आर्गन के 18, क्रिप्टॉन का होता है हमारे पास 36, जिनोन का होता है हमारे पास 54 और रेडोन का होता है हमारे पास 88। ये रेडोन का कितना होता है हमारे पास 88 होता है। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। देखो आप मैजिक नंबर से भी कर सकते हो। पहले हमने 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। बट ये वाले तो आपको एज इट इज ही याद होने चाहिए कि हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनोन का 54 एंड रेडोन का हमारे पास 88 होता है। उसके बाद देखो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसकी आ जाएगी 1s2, नियोन का 10 है 1s2, 2s2 2p6। इसके आगे देखो हमारे पास आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6। ये क्या होती है हमारे पास आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ से जर्नल पैटर्न क्या बन जाएगा, जो जर्नल पैटर्न है हमारे पास वो क्या बन जाएगा ns2 np6, ns2 np6। यहाँ पे n क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे इसके लिए भी ns2 np6 टाइप हो जाएगी, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो जैसे हमने लिख रही थी सोडियम की, तो सोडियम की लिखने के लिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। उससे पहले वाली नोबल गैस कौन सी होती है, नियोन, तो हम नियोन लिखेंगे एज इट इज़। उसके बाद सोडियम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम 3s1 सिंपल। अगर मुझे लिखनी है सपोज करो बेरिलियम की कैल्शियम की लिखनी है मुझे, कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। उससे पहले वाली इनर्ट गैस क्या होती है, आर्गन, यहाँ पे लिखेंगे आर्गन। अब कैल्शियम के आगे कॉफिशिएंट कौन सा होगा, वो हमने यहाँ से निकाल लिया, 4 होगा, तो आगे लिख देंगे 4s2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हमने पढ़ा। ग्रुप 1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 की होती है हमारे पास +2, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। बिकॉज जो एल्कली मेटल्स हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इनर्ट गैस बन जाएंगे। दोबारा समझाता हूँ, जैसे ग्रुप 1 है, इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। क्यों होती है, देखो जैसे सोडियम है, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो +1 का मीनिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इनर्ट गैस बन जाएगा, जिसकी वजह से ग्रुप 1 की +1 वाली क्या होती है, कॉमन होती है। ग्रुप 2 की हमारे पास +2 कॉमन होती है, बिकॉज वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके देके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक सा फंडा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। तो यहाँ पे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा एस ब्लॉक का। उसके अलावा जितने भी एस ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स का क्या मतलब होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर दे, तो क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर दे, उनको हम बोलते हैं क्या, मेटल्स। तो जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करते हैं अपना पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो पी ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 13 जिसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्योंकि वो बोरोन से स्टार्ट होती है। सिमिलरली ग्रुप 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन के आगे क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली आएगी, फिर आएगी हमारे पास क्लोरीन फैमिली, या इनको हेलोजन से बोल देते हैं। और फिर हमारे पास नोबल गैसेस आ जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने ध्यान रखने हैं, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है इनको हम निकोजन्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, निकोजन्स बोलते हैं। निकोजन्स मतलब जो कि हमारे फर्टिलाइजर वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, पॉइजनस नेचर के होते हैं। जितने भी ग्रुप 15 के मेंबर्स होते हैं लाइक यूरिया वगैरह में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स ही होते हैं। तो बिकॉज ये पॉइजनस होते हैं इसलिए हम इनको
निकोजन्स बोलते हैं। और जो ग्रुप 16 होता है इनको हम चैल्कोजन्स बोलते हैं। देखो ये और फॉर्मिंग में आते हैं, ठीक है ना, जो ओर्स होते हैं हमारे पास, ये और में मोस्टली जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको चैल्कोजन्स बोलते हैं। और ग्रुप 17 को हम हेलोजन्स बोलते हैं। ये हेलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं लाइक NaCl वो हेलोजन्स से मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। और ग्रुप 18 को हम नोबल गैस, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, बिकॉज वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखो ग्रुप नंबर 13 की ट्रिक क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। अब बच्चे कैसे याद करते हैं इसको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर है। ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसको कैसे याद करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहें शिव जी सुनो पार्वती, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसका ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है ना, दोबारा बोलता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना, पाटेकर, असरानी, सब भिखारी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है जो। उसके बाद देखो ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। ठीक है, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको कैसे याद करेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कैसे याद कर सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद देखो ग्रुप नंबर 17 क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है ना, इसको कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। उसके ग्रुप नंबर 18 ऊपर यहाँ पे हीलियम होता है, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। ठीक है, इनको तो आप एज इट इज ही याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ये पी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं, ये पी ब्लॉक के जो हमारे पास मेंबर्स हैं, उनमें हमारे पास जो पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं उनमें हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं। ये मतलब जो पी ब्लॉक है उनमें तीनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्लियर है, ये आपको सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद देखो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हम बोरोन फैमिली को डिस्कस करें, तो बोरोन फैमिली में बोरोन को हम डिस्कस करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे जो वेलेंस शेल है, वेलेंस शेल मतलब जिसके लिए n की वैल्यू हाईएस्ट है, तो वहाँ पे देखो क्या पैटर्न बन रहा है, NS2 NP1 NS2 NP1। तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, वेलेंस शेल की लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, वेलेंस शेल की NS2 NP1। ये मतलब बोरोन के लिए क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो 2s2 2p1 एक की लिख लिया, 2s2 2p1। फिर हम लिखेंगे 3s2 3p1, फिर सिमिलरली 4s2 4p1, ये 5s2 5p1। ये वैलेंस शेल की हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 2 s में 1 p में, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपसे पूछ ले बोरोन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है, चलो ये वाले पॉइंट सिंपल थे, आई होप सभी को क्लियर होंगे। उसके बाद देखो सिमिलरली कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p2। तो हमारे पास जो जर्नल पैटर्न बन जाएगा वो इनका NS2 NP2 बन जाएगा। आगे आप करोगे NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 और यहाँ पे NS2 NP6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिख सकते हो, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है, ठीक है, बिकॉज इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नो एक्सेप्शन, ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, इसलिए ईजी है और ये पूछे भी नहीं जाते।
एग्जाम के अंदर ये पूछता नहीं है, बिकॉज सारे सिंपल हैं, जो हम सोचते हैं वही होता है, ये कोई भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते। बट जो हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एफ ब्लॉक में भी सिर्फ आपको लेंथेनोइड्स करने हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक में भी आपको लेंथेनोइड्स करने हैं। तो डी ब्लॉक की ऑलरेडी मैंने ट्रिक यूट्यूब पे बना रखी है, ऑलरेडी मैंने ट्रिक बना रखी है यूट्यूब के अंदर, तो वो मैं आपको क्या कर दूंगा, इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप वो देख लेना कि डी ब्लॉक के जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुके हैं, तो ये वाला सेक्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, और एफ ब्लॉक के लेंथ नोट्स को हम साथ में यहीं पे कवर कर लेंगे। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप इजीली बता दोगे, ये होती है 2s2 2p3 वैलेंस शेल की। अगर फॉस्फोरस की पूछ ली जाए 3s2 3p3, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जिनके लिए एन की वैल्यू हाईएस्ट होती है, जैसे ब्रोन के लिए एन की हाईएस्ट 2 है, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p1 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, इसके 6, इसके 7, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा अगले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में डायरेक्टली क्या होगा, यूज होगा। ये हमारे पास बेसिक पॉइंट मैंने कवर किया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो डी ब्लॉक का होता है एंड एफ ब्लॉक का, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में कवर कर दूंगा। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो वहाँ से मैं आपको क्या करूँगा, वो वाला वीडियो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। ये प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एक एटम के लिए रेडियस क्या होता है। एटम को हम स्फेरिकल शेप का मानते हैं, ये उसके सेंटर में क्या होता है, एक एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। अब जो हम मानते हैं एटॉमिक रेडियस वो क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ये न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को। बट जो रेडियस होता है उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, कि एक एटम से रेडियस की एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज एटम की कभी भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, एटम की ऐसे बाउंड्रीज होती हैं, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फिक्स नहीं होती। हमने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। इसलिए एक्यूरेट वैल्यू रेडियस की बताना मुश्किल है अगर हम एक एटम का रेडियस देखेंगे। बट अगर हमने रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम दो एटम्स लेंगे, फिर हम दो एटम्स लेंगे, दो एटम्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस देख लेंगे, दो एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस देख लेंगे। सपोज करो ये डिस्टेंस है डी, और इस डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो हमेशा हम कभी भी आइसोलेटेड एटम का रेडियस नहीं निकालते, हम हमेशा निकालते हैं दो एटम्स के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस। वहाँ से हमारा क्या आता है कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियस का। तो आपको पता होना चाहिए एक आइसोलेटेड एटम का हम रेडियस नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते, बिकॉज एटम की जो बाउंड्री है उनकी शेप फिक्स नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो भी हमारे पास फिक्स नहीं है। उसके अलावा एटम जो होता है काफ़ी स्मॉल साइज का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारे पास जो रेडियस होता है वो तीन तरह का होता है। रेडियस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है कोवलेंट रेडियस, एक कोवलेंट रेडियस, एक होता है हमारे पास मेटालिक रेडियस, और एक होता है हमारे पास वॉन्डरवाल रेडियस, एक होता है हमारे पास वॉन्डरवाल रेडियस। ये जो वॉन्डरवाल रेडियस है वो किन में प्रेजेंट होता है, वो या तो मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है, वॉन्डरवाल फोर्सेस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, या हमारे पास नोबल गैसेस के लिए हम इनको
डिफाइन करते हैं, या हम इनके लिए किन के लिए डिफाइन करते हैं, नोबल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल रेडियस को डिफाइन करते हैं। अब तीनों रेडियस में डिफरेंस क्या है, अगर दो एटम है उनमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है सपोज करो, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो सपोज करो ये हमारे पास इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी, और d/2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। अब देखो जो कोवलेंट रेडियस होता है उसमें एटम्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इनका डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो मेटेलिक रेडियस होता है उसमें दो एटम्स आपस में जस्ट टच करते हैं, दो एटम आपस में क्या करते हैं, जस्ट टच करते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है इसको हम डी बोलेंगे, तो इस डी का हाफ क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। तो डी का हाफ क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। उसके बाद अगर हम वॉन डेर वाल रेडियस की बात करें, तो वॉन डेर वाल रेडियस में दो एटम्स क्या होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम डी मान लें, तो डिस्टेंस का हाफ क्या आ जाएगा, वॉन डेर वाल रेडियस आ जाएगा। क्लियर है। तो आप मुझे खुद ही बता दो इनमें से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है, सबसे छोटा रेडियस कौन सा है। तो आपसे पूछा जा सकता है इन तीन रेडियस का ऑर्डर बताओ। तो सबसे बड़ा जो रेडियस होता है वो वॉन डेर वाल रेडियस, फिर हमारे पास मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा क्या होता है हमारे पास, कोवलेंट रेडियस होता है। तो ये वाला क्या हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखो एक एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, जब हम एक एटम की बात करें, एक एटम के लिए हमने प्रैक्टिकली तीनों रेडियस निकाले, तो जो वॉन डेर वाल होता है वो सबसे बड़ा, मेटेलिक उससे छोटा, और कोवलेंट वाला सबसे छोटा क्या होता है, रेडियस होता है। रीज़न क्या होते हैं इसके वो मैंने आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो वॉन डेर वाल रेडियस होता है कोवलेंट से बड़ा तो होता है, बट जो वॉन डेर वाल रेडियस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स होता है कोवलेंट रेडियस की। ये वाला रिलेशन भी आपसे इनडायरेक्टली यूज़ करवा सकता है, आपको बोल देगा कोवलेंट रेडियस इतना है एक एटम के लिए, तो वॉन डेर वाल बताओ, तो वॉन डेर वाल अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स होता है। देखो एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब हमने पढ़ लिया एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का हमने वेरिएशन पढ़ना है, कैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस चेंज होता है। तो हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ना है कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है या कम होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो हम दो तरह से कवर अप करते हैं, एक होता है लेफ्ट टू राइट, एक होता है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, और एक होता है हमारे पास टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम, तो लेफ्ट टू राइट में क्या वेरिएशन होता है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, यही हमें समझना है। जब हम लेफ्ट टू राइट बोलेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं अलोंग द पीरियड, ये पीरियड के अलोंग द पीरियड। और जब हम टॉप टू बॉटम कंपेयर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं अलोंग द ग्रुप। तो ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि लेफ्ट टू राइट यानी पे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आएगा, टॉप टू बॉटम में क्या वेरिएशन आएगा, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो देखो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में कुछ क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव वाले, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इफेक्टिवली जो हमारे पास न्यूक्लियस है अपना पूरा अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएगा। देखो न्यूक्लियस तो अट्रैक्शन भेज रहा है, बट यहाँ से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस अपना पूरा पावर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगा पाता।
अब जितना इफेक्टिवली लगा पा रहा है, जितनी लगा पा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जितना इन दोनों के बीच का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। अब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हमारे पास रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो हमने ध्यान रखना है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, हमारे पास साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। तो साइज क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज क्या होता है, कम होता है। और टॉप टू बॉटम में देखेंगे तो जैसे ही न्यूक्लियस है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में भरता है, फिर 2 में भरता है, फिर 3 में भरता है, फिर 4 में भरता है, ऐसे होता है ना। तो जैसे न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट शेल्स हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम जाने पे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे n इज इक्वल टू, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, ऐसे टॉप टू बॉटम जाने पे। तो टॉप टू बॉटम जाने पे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इट मीन्स टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एन की वैल्यू इंक्रीज होती है। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने जो कंक्लूजन याद रखने हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। और ये इन जनरल ऑर्डर है, मतलब मैक्सिमम केसेस में यही वाले ऑर्डर्स क्या होंगे, फॉलो होंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, बट इन जनरल क्या है हमारे पास, ये वाला रूल फॉलो होता है इन जनरल। टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। तो बस इसी के बेस्ड हम कंपैरिजन करेंगे और 5-10 मिनट में हम ये वाला टॉपिक क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम पीरियड 1 के अलाउंग देखते हैं। तो देखो हमारे पास पीरियड 1 में क्या होते हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है, हीलियम होता है। पीरियड नंबर 2 की बात करें अगर हम, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर हमारे पास आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कुछ ऐसा होता है। और हम एक पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे, ये इससे ज़्यादा हम आगे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, कम होता है। तो हमारे एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होने चाहिए थे, ये वाले होने चाहिए थे। ये जो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, मतलब लिथियम सबसे बड़ा होगा, ये वाले क्या आ जाएंगे, हमारे ऑर्डर आ जाएंगे। देखो ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, बट इनमें छोटी सी कमी है। छोटी सी कमी क्या है, जो हमारे पास ये नोबल गैसेस होती हैं, ये वाली नोबल गैसेस, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है। ये इनका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा क्यों होता है, सब कुछ लॉजिकल है। नोबल गैसेस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, वॉन्डरवाल रेडियस। अब वॉन्डरवाल रेडियस तो काफ़ी बड़ा होता है ना, इसलिए इन जनरल हमारे पास लेफ्ट टू राइट साइज कम होना चाहिए था, बट नोबल गैसेस का बड़ा होता है, बिकॉज उनके लिए हम डिफाइन करते हैं वॉन्डरवाल रेडियस। तो इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इनको मैं यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा, और सबसे आगे क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा। देख लो, बस छोटा सा वेरिएशन था।
आपको साथ साथ कैसे याद करने हैं वो भी सिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे नियॉन सबसे आ जाएगा और यहाँ पे आर्गन क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आगे आ जाएगा। तो देखो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 को हमने कैसे इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर लिया, याद कर लिया। ये हमारे पास किसके ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर है। इसके ऑर्डर हमारे पास एटॉमिक रेडियस के। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक अभी तक क्लियर हो रखा होगा, या जो स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ आ रहा है कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल को हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, प्लीज़ वो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आपके लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस को क्या करें, बनाते रहें। तो हमारे पास हमने पीरियड के लॉन्ग जो एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करना था वो ईजिली सीख लिया है। अब हम देखेंगे टॉप टू बॉटम। यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस थे वो भी हमने पढ़ लिए। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, हमारे पास लॉजिक है, ठीक है, कि नियॉन आगे क्यों आया, आर्गन आगे क्यों आया। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको कोई 4 एलिमेंट्स उठा के दे देंगे, बोलेंगे इनको एटॉमिक रेडियस में अरेंज करो, तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम टॉप टू बॉटम के कंपेयर कर लेते हैं इजिली। टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इन जनरल साइज बढ़ता है। तो ग्रुप 1 के लिए भी साइज बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद डी ब्लॉक को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। उसका देखो ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन है, ग्रुप नंबर 14 में कुछ भी नहीं है, ग्रुप नंबर 15 में कोई इशू नहीं है, ग्रुप नंबर 16 में कोई इशू नहीं है, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, याद कर लोगे ये पॉइंट, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मतलब इनमें डाउन द ग्रुप जाने पे, इनमें डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे देखो हमारे पास मेंबर्स क्या होते हैं ग्रुप 1 के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो डाउन द ग्रुप पे जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल है ऑर्डर, क्लियर है। ये वाला क्या आ जाएंगे, ऑर्डर आ जाएंगे। ग्रुप नंबर 2, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप पे जाने पे साइज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रुप नहीं लिखा वो है ग्रुप नंबर 13। ये ग्रुप नंबर 13 जो होता है हमारे पास, वो होता है बोरोन फैमिली। ये बोरोन फैमिली, इसमें क्या होता है हमारे पास, एक्सेप्शन होता है। ये बोरोन फैमिली का जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो ऑर्डर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोरोन से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा इंडियम, और इंडियम से बड़ा होगा हीलियम। क्लियर है, ये वाला हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। बट जो एग्जैक्ट ऑर्डर आता है इसका, ये एग्जैक्ट ऑर्डर आता है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और गैलियम है, ये एल्यूमिनियम का बड़ा होना चाहिए था, सॉरी गैलियम का बड़ा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, बट एल्यूमिनियम एक्चुअली बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है दोनों के बीच। ये एक्सेप्शन का रीज़न क्या है वो सब डिटेल का टॉपिक है, वो उतना हम नहीं पढ़ रहे, मैं जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। इसका रीज़न होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब अभी मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, बिकॉज काफ़ी डिटेल टॉपिक है। और जो हमारे पास इंडियम और थेलियम है, इनका साइज डिफरेंस डाउन द ग्रुप जाने पे साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, बट इन दोनों का साइज में थेलियम जरूर बड़ा है, थेलियम ही बड़ा है, बट थेलियम और इंडियम के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस साइज डिफरेंस, लेस साइज डिफरेंस। और लेस साइज डिफरेंस के कारण क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं, एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वो किस में काम करता है, एल्यूमिनियम और गैलियम में। इंडियम और थेलियम में क्या काम करता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होते हैं, ये सब इतना डिटेल में अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, बट जो आपको ऑर्डर याद करना है, एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम बड़ा हो जाता है, तो ब्रोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। बाय एक्सेप्शन तो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। हमारा जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी आती है डी ब्लॉक की।
कि डी ब्लॉक का जो हम टॉप टू बॉटम कंपेयर करते हैं एटॉमिक रेडियस को, वो कैसे करेंगे। तो इसमें अभी तक हमने क्या किया है, टॉप टू बॉटम में ग्रुप 1 को कवर कर लिया, ग्रुप 2 को, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18 को। देखो लिखा मैंने ऐसे है, बट ये है टॉप टू बॉटम, इतने तो आपको कॉमन सेंस होगी कि लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम, ऐसे मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक का। ये डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूंगा डी ब्लॉक में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो डी ब्लॉक में हमने टॉप टू बॉटम वाला कंपेयर करना होता है, टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक में हमारे पास 3 सीरीज होती है, एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज और एक होती है 5D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज और इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1। ठीक है, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके अलावा ns 1 से लेके 2 तक। फिर ये हमारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक्स का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3D सीरीज है, 3D सीरीज एक्चुअल में 4th पीरियड से स्टार्ट होती है। जो 3D सीरीज है वो एक्चुअल में 4th पीरियड से स्टार्ट होती है। जो 4D सीरीज है वो एक्चुअल में 5th पीरियड से क्या होती है, स्टार्ट होती है। जो 5D सीरीज है वो 6th पीरियड से क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो 3D सीरीज में हमारे पास क्या होता है, कैंडियम से लेके जिंक तक होते हैं। कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये वाली सीरीज आपको टिप्स पे होनी कंपलसरी है। इसका नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये वाली सीरीज आपको याद करनी है। उसके बाद देखो 4D सीरीज को कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक होती है, मैं लिखता हूँ। तो देखो ये मेंबर्स मैंने लिख दिए, ठीक है। कैसे लिख दिए इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी सीरीज याद है। कैसे याद है, बिकॉज मैंने ट्रिक्स याद की हुई हैं। ट्रिक्स क्या हैं, देखो पहले एक बार मैं पूरा मेंबर्स बताता हूँ। ये वाइस होता है हमारे पास जिट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रिहीडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इनको याद कैसे करेंगे, यारी यरा निभाना, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े अगर कोई। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, 4D सीरीज को याद कर सकते हो। ये 5D सीरीज के लिए मेंबर्स क्या होते हैं, लैंथिनम, हॉफनियम, टेल्टेनम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। अब इस सीरीज को हम कैसे याद कर सकते हैं कि ला हफ्ता, ये जैसे पुरानी फिल्मों में गुंडे क्या होते थे, हफ्ता वसूल करते थे, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा। ठीक है, रे ओसामा एक टेररिस्ट मान लो आप। ये ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान, IR से ईरान पेटवाऊंगा। ठीक है, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। उसके बाद देखो इनके एटॉमिक नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए। देखो स्कैंडियम का 21, इसके आगे हम ऐड करते हैं 18, तो 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 39। तो जो हमारे पास जिट्रियम होता है इसका 39 होता है, इसके आगे और 18 ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 57। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सभी को। पहले हमने 18 ऐड किया, फिर हमने ऐड किया, फिर से 18 ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर्स आ रहे हैं। तो लेंथिनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57। तो यहाँ पे सभी में मैं 18 ऐड कर देता हूँ, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45 होता है रीडियम का, 46 प्लेटिनम का, 47 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 48 कैडमियम। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो लॉजिक आता है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास 40 के अंदर 18 ऐड करने चाहिए थे मुझे, कितना होता 58, बट इसका एक्चुअल में होता है 72। ये जो हॉफनियम का होता है वो होता है 72। आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था बच्चों, 58 होना चाहिए था। आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, देखो 39 में हमने 57 ऐड किए हैं, तो इसके बाद 40 के अंदर भी 18 ऐड करके मुझे कितना लिखना चाहिए था, 14 के अंदर 18 ऐड करके मुझे यहाँ पे 58 लिखना चाहिए था।
बट इसका 58 नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बीच में आ जाते हैं 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट। बीच में क्या आ जाते हैं यहाँ पे? लेंथेनम के बाद 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम लेंथेनोइड्स बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेके 71 तक। ये 58 से लेके 71 तक बीच में। इसलिए तो हम एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज वो ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या हुए हैं? बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे जो अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, एफ ब्लॉक आ जाते हैं 58 से लेके 71 तक। तो जो हॉफनियम का होता है वो होता है 72, फिर आता है 73, फिर 74, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक ये वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे जर्कोनियम के नीचे 58 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या होता है? हॉफनियम होता है जिसका अटोमिक नंबर 72 होता है। बिकॉज हमने यहाँ से 14 जो लेंथेनोइड्स हैं 58 से लेके 71 तक वो बाहर निकाल के अलग से ग्रुप बना दिया है। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बिल्कुल इंक्रीज होगा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ये साइज बिल्कुल इंक्रीज होगा। अब उसके बाद देखो, अगर हम जीट्रियम से लेंथेनम तक जाते हैं, यहाँ पे भी साइज इंक्रीज होता है, कोई इशू नहीं है। बट जो बाकी ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये इतना पोर्शन जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना। इन दोनों का साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ना चाहिए था, बट इनका अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? इक्वल होता है। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? इक्वल होता है। अब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्यों होता है? इसका रीजन होता है हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट साइज इक्वल क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ग्रुप नंबर 3 है, मतलब पहला जो ग्रुप है, इसमें कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें नॉर्मल ट्रेंड है। बट ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो ये ग्रुप नंबर 4 से लेके कहाँ तक है? ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करती है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करती है। तो आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन से पेयर का जो साइज है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इक्वल हो गया? जर्कोनियम हॉफनियम का, नायोबियम टैल्टेनम का, मोलिब्डेनम टंगस्टन का, टेक्नीशियम रेहनियम का। तो ये सब हम आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो हमारे पास आयन होते हैं, आयन दो तरह के होते हैं। एक होता है कटायन। कटायन का मतलब होता है जैसे कोई ए एटम है, कटायन का क्या मतलब है? उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब उसका पॉजिटिव बना देना। और एक होता है अनायन, जैसे ए नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लॉजिकली बताओ किसका साइज बड़ा होना चाहिए, कटायन का या अनायन का? देखो, जब कटायन बनाया हमने ए पॉजिटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब एक एटम के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, साइज कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा ए नेगेटिव का, फिर आ जाएगा हमारे पास ए, और सबसे लीस्ट हो जाएगा ए पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव आता है अट्रैक्शन बढ़ती है, साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेगेटिव आता है रिपल्शन होती है, साइज उल्टा बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे देखो, मुझे कंपेयर करना है साइज ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है। हाइपोथेटिकली मैंने क्वेश्चन अरेंज कर दिया आपके लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन प्लस। ये किसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास? एटॉमिक साइज का ऑर्डर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास, अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक हमारे पास, ये मैं कुछ स्पीशीज को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इनमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप काउंट कर लो। सभी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। सभी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दिखाई देंगे। तो इनके लिए हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज।
तो इनके साइज का ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस। हमने हर एक केस को कवर किया है जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर जो एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन बन सकता है और बनते रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। आई होप आप लोग को पहला टॉपिक है जो एटॉमिक रेडियस वो क्लियर होगा। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी हम इजीली कंपेयर कर देंगे अगर हमें एटॉमिक रेडियस आता होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इजी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजी होगा, और लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पोर्शन है, पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस की, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये सभी ने लाइफ में एक बार तो पढ़ी होगी, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम सीखते हैं। जैसे ही हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। तो एटम का हमारे पास न्यूक्लियस होता है। सपोज करो ये एटम के अंदर काफ़ी सारी शेल्स हैं, एटम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी शेल्स हैं, और हमारे पास एक है आउटर मोस्ट शेल। एक है आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, इसको आउटर मोस्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, पेनल्टीमेट, और इसको एंटी पेनल्टीमेट। जो सबसे बाहर शेल होती है इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट, जो इसके अंदर होती है इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, और जो हमारे पास इसके भी अंदर होती है इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। अब हमने क्या करना है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, ठीक है ना। कहाँ से रिमूव करना है, हमारे पास एटम होना चाहिए, एटम गैसीय स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। पहली बात एटम होना चाहिए, और एटम गैसीय स्टेट में होना चाहिए। तो गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो गया, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। तो ये बेसिक फंडा हो गया हमारे पास। अब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, और उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब इसमें हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें देखो हमारे पास कोई एटम होगा और वो गैसीय स्टेट में होगा, उससे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब जो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना, एक तो एटम होना चाहिए और एक गैसीय स्टेट के अंदर होना चाहिए। एक तो एटम होना चाहिए, एक और दूसरा गैसीय स्टेट में होना चाहिए, तभी हम क्या डिफाइन करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक एटम है हमारे पास, एक छोटे साइज का एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन ये है, तो अट्रैक्शन कितना लगेगा, न्यूक्लियस के क्लोज है तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं जितना छोटा साइज उतना अट्रैक्शन ज़्यादा, उतना एनर्जी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बड़ा होगा, या ऐसा समझो जितना साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, जितना छोटा साइज उतना इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और उतनी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। जितना बड़ा साइज उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ईजी। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ईजी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने सिंपल ध्यान रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। मतलब साइज अगर बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी।
क्लियर है? तो इन जनरल हम बोल सकते हैं, देखो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू नहीं है, इन जनरल हम बोल सकते हैं जो टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम बच्चों क्या होता है? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। अगर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। जो एक्सेप्शनल केस होंगे वो हम पढ़ लेंगे। और अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट क्या होगा? साइज डिक्रीज होता है तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट है जो इनको देखो, ये जर्नल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होता है, बट एक्चुअल क्या होता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे? कवर करेंगे। बस आपने ये सिंपल से क्या रखने थे? एग्जाम्पल को ध्यान रखना था कि आयनेशन एनर्जी होती क्या है, और जो आयनेशन एनर्जी होती है वो साइज के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, हम आयनेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे। पहले हम अलोंग पीरियड देख लेते हैं, पहले हम अलोंग पीरियड देख लेते हैं, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। जैसे पीरियड 1 की बात करें, उसमें कौन से मेंबर आ जाएंगे? हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड नंबर 2 की बात करेंगे तो उसमें मेंबर आ जाएंगे लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके पीरियड नंबर 3 की बात करें, पीरियड नंबर 3 में क्या आ जाएगा? लिथियम के बाद नीचे आता है सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ये फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ठीक है, ये हमारे पास पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3, इनकी हमने क्या कंपेयर करनी है? आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज डिक्रीज होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो पहले में हीलियम की ज़्यादा होती है, कोई डाउट नहीं है, हीलियम की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हीलियम की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। दूसरे में हम ए वाला ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये वाला, ये वाला ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्चुअल में ऐसा ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये, हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, बट एक्चुअल में ये ऑर्डर हमारे पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे दो एक्सेप्शन होते हैं, ये दो एक्सेप्शन ही लॉजिक ही होते हैं। अगर आपको पता हो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, सभी को पता है, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, वैलेंस शेल में पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन स्टेबल हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन की अपने साथ वाले से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली बेरिलियम में देखो 1s2 2s2, तो यहाँ पे 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी ना। अगर फुली फिल्ड होगी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी अपने साथ वाले से क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे दो स्विच आते हैं, कहाँ कहाँ पे? इन दोनों में आपस में स्विच हो जाता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपस में स्विच हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी का फाइनल ऑर्डर आएगा वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास लिथियम, लिथियम का बेरिलियम आना चाहिए था, बट बोरोन आ जाएगा, बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? समझा दिया। उसके कार्बन आएगा, कार्बन के बाद हमारे पास नाइट्रोजन की आनी चाहिए थी, बट ऑक्सीजन की आती है, फिर नाइट्रोजन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नियोन की। ये हमारे पास क्या होता है? एग्जैक्ट ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग, ये होता है एग्जैक्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या लॉजिक्स होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से, यहाँ पे स्विच आ जाएगा, और फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाएगी सल्फर से। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? दो स्विच हो जाएंगे। तो जो एग्जैक्ट ऑर्डर बनेगा सोडियम, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। उसके बाद सिलिकॉन एज इट इज़, फॉस्फोरस और सल्फर में क्या आ जाता है? स्विच आ जाता है, सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा इनका?
एग्जैक्ट ऑर्डर बन जाएगा। आई थिंक ये वाले स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर क्लियर भी हो चुके होंगे और रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हम आयनाइजेशन एनर्जी को टॉप टू बॉटम देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम क्या होगा? देखो, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है और हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप पे जाने पे कम होती है। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें हम तो क्या आएगा? लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर आ जाएगा फ्रेंशियम। ये सबको क्लियर है। अब कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं और कौन से एक्सेप्शन नहीं होते वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टॉप टू बॉटम में हमने सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक को डिस्कस करना है। ये टॉप टू बॉटम में एस एंड पी ब्लॉक को हमने डिस्कस करना है, वहीं से हमारा क्वेश्चन आता है। तो देखो, हमारे पास जो नो एक्सेप्शन वाले केस हैं जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ये ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 2 एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ग्रुप नंबर 15, ठीक है, 16, 17 एंड 18, इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इन सब में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। बट एक्सेप्शन किस में है? एक्सेप्शन हमारे पास एक तो ग्रुप नंबर 14 में है और एक हमारे पास ग्रुप नंबर 13 में। पहले हम 13 को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम ग्रुप नंबर 14 को डिस्कस कर लेंगे। और इनमें भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है ग्रुप नंबर 13 का। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। ये वाला ग्रुप 13 का जो एक्सेप्शन है ये हमारे लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप जो हमारे पास 13 था उसमें साइज में भी एक्सेप्शन था और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, ये ऑर्डर याद ही करना पड़ेगा, बहुत ही अजीब सा ऑर्डर होता है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बोरोन, फिर आप हमारे पास आता है टेलुरियम और थेलियम आता है, ये टीएल थेलियम होता है। उसके बाद हमारे पास गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर लास्ट पे आता है इंडियम। तो ये वाला एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है, ये डेफिनेटली आपको याद ही करना पड़ेगा। उसका ग्रुप नंबर 14 देखो, इसमें मेंबर्स कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये वाले क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होना क्या चाहिए था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है, लास्ट दो आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। लास्ट दो क्या हो जाते हैं आपस में? इंटरचेंज। तो पहले लेड आ जाता है और उसके बाद टिन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ये वाले दो एक्सेप्शन आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। उसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं आता। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें हम एप्लीकेशन होता है बेसिक नेचर में, या अगर हमें बेसिक नेचर बताना हो या इसी को हम बोल सकते हैं मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। तो वो तीनों लाइंस का क्या मीनिंग है एक पॉइंट में ख़त्म कर देता हूँ। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाएगा तो बेसिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है और मेटालिक करेक्टर भी, बिकॉज मेटल्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं टॉप टू बॉटम जो हमारे पास बेसिक करेक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, चाहे आप ऑक्साइड्स की बात कर लो, चाहे आप हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लो,
उनका जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। जैसे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें, हमने कुछ ऑक्साइड ले लेता हूँ मैं, जैसे लिथियम का ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। और हाँ, एक बार याद रखना, लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जो बेसिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है। बेसिक करेक्टर हमारे पास डिक्रीज होता है, मतलब एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन था हमारे पास आयनेशन एनर्जी का। जैसे इसके बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करें, मेरे पास कुछ ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कुछ ऑक्साइड्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास क्या होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर इनका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लिखूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो इनके एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड, फिर आ जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, फिर आ जाएगा बोरोन वाला, फिर आ जाएगा हमारे पास कार्बन वाला, और फिर आ जाएगा नाइट्रोजन वाला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक पॉइंट लास्ट है। जैसे हमने मेटल किया, मेटल गैसेस सॉरी एटम होना चाहिए गैसीय स्टेट में, उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब हमने जो M+ गैस बना, उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो M+2 बन गया। और हम M+2 गैस से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो M+3 गैस बन गया। सपोज करो पहले प्रोसेस में जो एनर्जी लग रही थी उसको आयनेशन एनर्जी 1 बोलते हैं, इसको आयनेशन एनर्जी 2, इसको आयनेशन एनर्जी 3। तो जो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है हमेशा ही, जो आयनेशन एनर्जी 3 बड़ी होती है आयनेशन एनर्जी 2 से, और आयनेशन एनर्जी 1 सबसे क्या होती है, कम होती है। तो इसका रीज़न क्या होता है हमारे पास, देखो जैसे हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, आयनेशन एनर्जी 1 होगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना, पॉजिटिव से नेगेटिव छीनना और मुश्किल हो जाएगा, और एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो आयनेशन एनर्जी 3 क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन। तो कौन से एटम का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ कितना है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हमारे पास कोई एटम है, एटम क्या होना चाहिए, गैसीय स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट में होना चाहिए। इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐड कितना इजीली हो रहा है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। एक टर्म होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एक टर्म होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कभी कभी स्टूडेंट्स दोनों को सेम समझ लेते हैं। देखो प्रैक्टिकली मीनिंग दोनों का सेम है, कि दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब देखो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम की इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा एक तरह से, या इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो गेन इंथैल्पी का, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों का मीनिंग सेम है, बट दोनों के साइन क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
जो छोटा होगा, क्योंकि छोटे के पास क्या होता है, देखो एक का न्यूक्लियस है छोटा, एक का न्यूक्लियस है बड़ा। तो अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो न्यूक्लियस इसका क्लोज होगा ना, इसका न्यूक्लियस क्लोज है तो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। तो जो छोटे साइज का होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शन के लिए आपको कौन कौन से ग्रुप्स याद करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेंबर्स होते हैं। तो छोटे साइज क्या है, तो हम ये वाला ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, छोटे वाला है तो हम ये वाला ऑर्डर क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट एक्चुअल में ये ऑर्डर नहीं होता। सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। मतलब क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाती है, थर्ड पीरियड वाले की सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसका क्या रीज़न होता है, देखो फ्लोरीन है, इसके पास 3 3 लोन पेयर्स हैं और ये छोटे साइज़ का है। जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिल जाती है उल्टा, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इतना ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है आगे, क्लोरीन। तो ये वाला क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की भी। देखो वैसे ग्रुप नंबर 16 पूछेगा नहीं आपसे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ मेंबर्स कौन से होते हैं इसके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। हम यहाँ पे भी एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो थर्ड पीरियड की हो जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा तो सल्फर की हो जाएगी, इसकी थर्ड पीरियड वाले की। सल्फर के बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो लास्ट पे शिफ्ट हो जाता है, बाकी ऑर्डर सेम रहता है, बस ऑक्सीजन क्या होता है लास्ट पे शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन को क्या मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। बट 99% चांस है कि आपसे एग्जाम में यही वाला ऑर्डर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से रिप्रेजेंट करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी की ज़्यादा है ए से, ये मैंने सपोज कर लिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो जो बी वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जेड इफेक्टिव। देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। जितना बड़ा साइज होगा उतना अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए जो छोटा साइज का एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कटायन, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अनायन, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद देखो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बिकॉज टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ये पॉइंट्स हमने क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम,
फिर आता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पाउलिंग स्केल की बात कर रहे हैं, ये पाउलिंग एक साइंटिस्ट का नाम था। तो पाउलिंग स्केल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है 4.0। इधर को कम करते हो 0.5 से, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, कार्बन की 2.5, बोरोन की 2.5 से कम करते रहो, इसकी 1.5 और इसकी 1.0। क्लियर है? तो आपने लेफ्ट टू राइट आते वक्त 0.5 से कम कर दिया। और जो हाइड्रोजन की होती है वो 2.1 होती है, ये वाले पॉइंट्स याद कर लेना। और जो क्लोरीन होता है उसकी 3.0 के आसपास होती है, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 के आसपास। तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डाटा होता है। बस आपको पता क्या होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। इनको हम क्या मानते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास फ्लोरीन। कौन से स्केल की बात कर रहे हैं हम, ये पाउलिंग स्केल का ये हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है। उसके बाद देखो, जैसे हमारे पास एक sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपने सुना होगा, एक sp2 और एक sp3। तो अगर हम इनमें देखें, एक s है और एक p है, मतलब 50% s है 50% p है। तो यहाँ पे परसेंट s करेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट s करेक्टर कितना आ जाएगा, 50%। यहाँ पे एक s और दो p, मतलब दो हिस्से तो p को चले गए, एक हिस्सा s को आ गया, तो 3 हिस्से हैं। तो s को कितना मिलेगा, 33%, 33.3 मान लो। ठीक है, sp3 में 4 हिस्से करने हैं, एक s में 3 p में, तो 100 के 4 हिस्से करेंगे, तो यहाँ पे परसेंट s करेक्टर आ जाएगा 25%। जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हम लिखते हैं परसेंटेज s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज़्यादा sp की, फिर sp2 और फिर हमारे पास आ जाएगा sp3। उसके बाद देखो, अगर हम अल्केन, एल्कीन और अल्काइन का कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड के टाइम sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के टाइम sp। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, sp बढ़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो आपसे पूछेगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अल्काइंस की होती है। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर सबसे पहली जो एप्लीकेशन होती है वो होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और इसकी बेस्ड भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लेना। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, कार्बन और फ्लोरीन का, कार्बन का कितना होता है 2.5, इसकी 4 होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ऑर्डर ये बन जाएगा, यहाँ पे भी ये बन जाएगा। अब वैल्यूज़ निकाल के देख लेना, तब भी हमारे पास क्या आएंगे, यही आंसर्स आ जाएंगे। पहला एप्लीकेशन होता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। सेकंड देखो, अगर हमने परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना हो, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना हो, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज़ करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू, परसेंटेज जो आयनिक करेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये दो एटम्स हैं उनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक रिएक्टर 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। जैसे अगर हम कैलकुलेट करना हो परसेंटेज आयनिक रिएक्टर इन एच एफ में कितना आएगा, तो एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 4.0, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.9 का। 4.0 से 2.1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज आयनिक रिएक्टर कितना आ जाएगा 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 43%। तो एच एफ के अंदर 43% क्या होता है, आयनिक करेक्टर होता है। तो कोवलेंट करेक्टर कितना आ जाएगा, कोवलेंट करेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 43, दैट इज 57%। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरा मकसद था आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद देखो आप लोग जो HCl बॉन्ड होता है, HCl बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है और कितना कोवलेंट करेक्टर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास तीन तरह के होते हैं, 3 या 4 मान लो। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड। ये हमारे पास मेन कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये नॉन मेटल्स के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक मतलब जैसे नाइट्रोजन सल्फर हो गया, ठीक है, इनके ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे N2O5 हो गया, N2O3 हो गया, ये कार्बन के हो गए, ठीक है ना, सल्फर के हो गए, ये सभी नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए N2O3, N2O4 और N2O5, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है। तो जब सेंट्रल एटम सेम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है, सेम सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पे आएगी +3, यहाँ पे आ जाएगी +4 और यहाँ पे आ जाएगी +5। ये आपको निकालनी आती होगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा क्या आ जाएगा, एसिडिक करेक्टर आ जाएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। उसके अलावा बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, जैसे एस ब्लॉक वाले हो गए, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O, K2O, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड हो गए, ये सभी क्या होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनकी एक लिस्ट होती है। तो जो हमारे पास मेटल्स हैं कौन कौन सी, की लिस्ट देख लो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, बेरिलियम टिन, ठीक है ना, बेरिलियम टिन, गैलियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और क्रोमियम। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो, बेसन, ठीक है, बेसन होता है ना, बेसन गाल जीव पर, ठीक है ना, बेसन गाल जीव पर सीआर, ठीक है, एंड पे ऐसे याद कर सकते हो आप। तो जो इन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे एंड बेस के साथ भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया। उसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करें ना बेस के साथ रिएक्ट करें।
देखो एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेसिक के साथ भी। न्यूट्रल ना एसिडिक के साथ रिएक्ट करेंगे ना बेसिक के साथ। तो न्यूट्रल में जो आते हैं मोस्टली हम मानते हैं NO हो गया, ठीक है, उसके अलावा CO हो गया, N2 हो गया, वाटर हो गया, इन सबको हम न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो ये याद कर लेना आप, बेसन, बेसन, गाल, जीव, पर, ये एंड पे क्रोमियम याद कर लेना। तो बेसन होता है ना, बेसन जो हम पकौड़े बनाते हैं, तो बेसन, बेसन, गाल, जीव, पर, ये पीबी एंड लास्ट पे क्रोमियम। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ये बहुत ही आसान ट्रिक्स बताऊंगा कि इसमें हम जो केस डिस्कस करेंगे जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा, जब आपको क्या गिवन होगा, एटॉमिक नंबर गिवन होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, जैसे देखो हमारे पास जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनॉइड और एक होती है एक्टेनॉइड। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो 6th पीरियड में होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, ये 6th पीरियड का पार्ट है। और जो एक्टेनॉइड होते हैं वो 7th पीरियड का पार्ट होते हैं। और जो लेंथेनॉइड होते हैं वो 58 से लेके 71 तक होते हैं। और जो एक्टेनॉइड्स होते हैं ये 90 से लेके 103 तक होते हैं। उसके बाद जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होगा वो 6th पीरियड हो जाएगा, ब्लॉक उसका एफ हो जाएगा। इन सभी का एफ ब्लॉक का ग्रुप जो होता है, ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका ग्रुप नंबर क्या होता है, 3 होता है। सपोज आपसे बोल दिया गया कि 93 वाला जो एटॉमिक नंबर है इसका ब्लॉक क्या होगा, पीरियड क्या होगा एंड ग्रुप क्या होगा, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 3 क्योंकि ये एफ ब्लॉक का है। उसके अलावा इसका पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्टेनॉइड है तो 7th पीरियड हो जाएगा, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। पहला तो ये वाला ट्रिक हो गया। उसके बाद देखो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको कोई भी एलिमेंट आ जाए 104 से लेके 120 तक, 104 से लेके 120 तक, इन सभी का जो पीरियड होता है, इन सभी का पीरियड होता है 7th। अगर कोई एटॉमिक नंबर आ जाए 104 से 120 तक, इन सब का पीरियड नंबर हो जाएगा 7th। और जो इनका ग्रुप होगा वो लास्ट 2 डिजिट होंगे। ग्रुप क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट। ग्रुप से हम क्या डिसाइड कर लेंगे, ब्लॉक डिसाइड कर लेंगे। ग्रुप से क्या डिसाइड कर लेंगे हम, ब्लॉक डिसाइड कर लेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए एटॉमिक नंबर है 113, तो इनका पीरियड तो हमने डिसाइड कर लिया, 104 से 120 का पीरियड नंबर हो जाएगा 7th। इसका ग्रुप देखो, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 13 है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा 13th। 13th ग्रुप कौन सा होता है, बोरोन फैमिली। और किस ब्लॉक में बिलोंग करती है, ये पी ब्लॉक में बिलोंग करती है। और इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7th हो जाएगा। अगर आपको बोल दे जाए 118, तो इसका जो हमारे पास ग्रुप नंबर है वो क्या हो जाएगा, 18 मतलब क्या हो जाएगा, नोबल गैसेस। समझ गए। अब 118 के बाद 119 आएगा। अब नोबल गैसेस के नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, नोबल गैसेस के बाद तो फिर से पहला ग्रुप मतलब एल्कली मेटल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 19 नहीं आएगा, ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 18 के बाद फिर से पहला स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, एल्कली मेटल्स को। समझ गए। और आपसे अगर पूछा जाए 120, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आई थिंक यहाँ तक के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इस लेंथेनॉइड्स के लिए कैसे करते हैं, एक्टेनॉइड्स के लिए, और एटॉमिक नंबर 104 से लेके 120 तक को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर उसके बाद इनमें से कोई और आ गया,
या इनमें से कुछ और आ गया, ठीक है। चलो ये वाले केस तो हो गए। अब एटॉमिक नंबर 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक आई थिंक सभी को याद होते हैं, तो कोई भी ट्रिक ना लगाओ तो बेटर है, ठीक है ना। वैसे ट्रिक्स होती हैं, इस पे भी लगेगी, बट यहाँ पे ट्रिक ना लगाओ, नो ट्रिक, डायरेक्ट आंसर करो। जैसे आपसे पूछ लिया जेड इज इक्वल टू 20 किसमें बिलोंग करेगा, तो अब जेड इज इक्वल टू 20 कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम इतना तो पता ही है हमें कहाँ पे बिलोंग करता है, कैल्शियम बिलोंग करता है सेकंड ग्रुप में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड ग्रुप हो जाएगा इसका। पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड हो जाएगा। सॉरी, अपने पास कैल्शियम का कौन सा पीरियड हो जाएगा, जो सबसे पहले होता है मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम का सेकंड पीरियड होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, तो इसका हो जाएगा फोर्थ पीरियड। तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर 30 तक तो कोई ट्रिक आप लगाओ ही मत। उसके बाद अगर आपको ट्रिक लगानी भी है तो पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक ऑफ पीरियड। ये ट्रिक पीरियड की बता देता हूँ। तो पीरियड की ट्रिक लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको नोबल गैसेस याद होनी चाहिए। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। इसका 2 होता है, इसका 10, 18, 36, 54 एंड इसका होता है हमारे पास 86, ठीक है। रेडॉन का होता है हमारे पास 86। अब हीलियम फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड होता है, ये थर्ड पीरियड होता है, ये फोर्थ पीरियड होता है, ये फिफ्थ पीरियड होता है और ये हमारे पास होता है सिक्स्थ पीरियड। इतना सभी को याद करना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल टाइम पे लिख लेना तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको पीरियड फाइंड आउट करना है, ये पीरियड फाइंड आउट करना है, सपोज मैं आपको बोल दूं मुझे एटॉमिक नंबर ये 50 का या 44 का मान लो, एटॉमिक नंबर 44 है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसका पीरियड क्या होगा, तो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाली 44 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर वो होती है 54। देखो 44 के बाद तो 54 ही आएगी ना नेक्स्ट नोबल गैस, उसका पीरियड क्या है, फिफ्थ है। तो जो z इज इक्वल टू 44 होगा, इसका भी कौन सा पीरियड हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड हो जाएगा। जैसे अगर हम z इज इक्वल टू 20 के लिए सॉल्व करें, तो z इज इक्वल टू 20 में 20 के बाद वाली नोबल गैस कौन सी है, 36 वाली है ना। 20 के बाद तो 36 वाली है, 36 वाले का क्या पीरियड है, फोर्थ। तो z इज इक्वल टू 20 का भी क्या आ जाएगा, फोर्थ पीरियड आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ z इज इक्वल टू 63, तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है। ये z इज इक्वल टू 63 के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, वैसे लगा दोगे तब भी काम आ जाएगा। 63 के बाद क्या आ रहा है, 86 आ रहा है ना। 63 के बाद तो 86 आ रहा है, इसका सिक्स्थ पीरियड है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिक्स पीरियड आ जाएगा। बट ये केस हम यहीं पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 58 से 71 वाला, 90 से लेके 103 वाला, ये केस तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखो पीरियड आई थिंक सभी को निकालना आ चुका होगा कि कैसे हम पीरियड को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो हम निकालना सीखते हैं ग्रुप। ग्रुप अगर निकालना सीख लिया तो ब्लॉक तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ब्लॉक कैसे निकालेंगे, अगर ग्रुप 1 से 2 आया तो हमारे पास एस ब्लॉक आ जाएगा। अगर ग्रुप हमारे पास 3 से लेकर 12 तक आया तो डी ब्लॉक हो जाएगा। अगर ग्रुप नंबर हमारे पास ठीक है आया 13 से लेके 18 तक तो हमारे पास पी ब्लॉक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है, आपने जो क्या करना है, Z प्लस ये जो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है उसमें 18 ऐड कर देना है और माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ये वाला क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका वही क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। बाय चांस ये फॉर्मूला में इफ आंसर इज नेगेटिव, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ गया देन रिप्लेस 18/32। तब हम 18 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 32 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Z प्लस 32 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो ये क्या लग जाएगी हमारे पास, ट्रिक लग जाएगी। अब इन सभी को हम यूज़ करते हैं एक क्वेश्चन में, तब आपको क्या हो जाएगी, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो फाइनल क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, जैसे आपको दे दिया जाए
एटॉमिक नंबर सपोज करो ठीक है 63। चलो 63 वाला आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है। आपने सॉल्व करना है, सपोज करो z इज इक्वल टू 50, ये z इज इक्वल टू 50 सॉल्व करना है। तो z इज इक्वल टू 50 का हमने पीरियड फाइंड आउट करना है। तो पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है? 54 वाली। 54 का पीरियड क्या होता है? फिफ्थ। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा? फिफ्थ आ जाएगा। उसके बाद हमने ग्रुप फाइंड आउट करना है। ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला है? z प्लस 18 माइनस अटोमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो इसका अटोमिक नंबर कितना गिवन है? 50 प्लस 18 करेंगे। नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है हमारे पास? 54 वाली है, तो 54 को माइनस कर देंगे। तो 68 माइनस 54, तो हमारे पास आ जाएगा 14th ग्रुप। ये तो ये जो अटोमिक नंबर 50 होगा इस ग्रुप में बिलोंग करेगा 14th ग्रुप। अगर 14th ग्रुप है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा हमारा? पी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आप लोग को जो पीरियोडिक टेबल का पूरा टॉपिक है वो समझ आया होगा। देखो मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। जो टीचर आप लोग को 10 से 12 घंटे में पढ़ाते हैं वही सेम कंटेंट मैंने आपको 1.5 से 2 घंटे में कवर किया है, बिकॉज हमने हर एक चीज़ को पढ़ा है टू द पॉइंट। तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियोस भी बना सकूं, ठीक है ना। बिकॉज अगर लाइक ही नहीं आएंगे, 10-12 स्टूडेंट्स देखेंगे तो वीडियोस बनाने का कोई पर्पज़ नहीं रहता। तो इसलिए अभी आप लोग के लिए चैलेंज है कि इस वीडियो को एटलीस्ट 30 लाइक्स करने हैं, चाहे खुद अपने फ्रेंड के साथ करवाओ, ये तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो बनाऊँगा। तो पीरियोडिक टेबल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो एक टॉपिक मैंने मिस किया है डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन, ये उनके लिए मैंने ट्रिक्स ऑलरेडी बना रखे हैं, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जो अपना कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा उसका। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। तो एटलीस्ट 30 लाइक्स तो मैं इस वीडियो के लिए डिजर्व करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप 30 लाइक्स करते हो इस वीडियो को तो मैं आपके नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। आई होप आप लोग को पीरियोडिक टेबल में समझने में काफ़ी मज़ा आया होगा और जितने भी हमने टिप्स और ट्रिक्स देखे हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।